हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका आईसीटी दिल्ली में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 की डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। इससे पहले 4 पार्ट आपकी 6th-7th क्लास में मिल जाएंगे। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, हम इसमें डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। जो फिर हमने डाटा लिया उसको प्रोसेस करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दिखाएंगे। वो हम कैसे बनाते हैं, हम एक्सेल फाइल जो होती है एक्सेल, उससे हम बनाएंगे। स्प्रेडशीट कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे आप देख रहे हैं, कॉलम होते हैं, रो होती हैं, जिसमें हम अपनी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम उसको पाई चार्ट वगैरह से दिखाएंगे। वो हम आगे सीखेंगे कैसे करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। तो इसमें पहला स्प्रेडशीट के प्रयोग से डाटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेंगे। मतलब ग्राफ वगैरह बनाएंगे, जो भी डाटा है उससे हम उसका ग्राफ बनाएंगे। डाटा के आधार पर ग्राफ को समझकर उसकी व्याख्या करेंगे, डेटा पैटर्न की पहचान करेंगे, वो डाटा किस प्रकार का है और उसको समझेंगे। उसके हिसाब से हम उसकी एक्सप्लेनेशन व्याख्या करेंगे। फिर डाटा के आधार पर ग्राफ बनाएंगे। जब डाटा दिया है उसके अनुसार हम उसका ग्राफ बनाएंगे। उसमें शॉर्टिंग करेंगे, ऊपर नीचे करना होता है, और फिल्टर लगाएंगे जो पर्टिकुलर कोई चीज़ ही उसमें दिखाई दे। सब टोटल करेंगे, एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सब टोटल कर देंगे। एडवांस फार्मूला लगाएंगे, आदि का प्रयोग करेंगे। इसके बाद डाटा का विश्लेषण कर उसमें से इंफॉर्मेशन को निकालेंगे और उसको फिर हम ग्राफ से दिखाएंगे। डाटा के विश्लेषण करने के अभ्यास की परियोजना बनाएंगे, हम कैसे उसको डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। टूल्स जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा स्प्रेडशीट। अब इसका इंट्रोडक्शन बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया था। भारत के गणित के इतिहास में सन 1400 ईसा से 1600 ईसा की शास्त्रीय अवधि में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर, द्वितीय संगम ग्राम के माधव और नीलकंठ समायाजी ऐसे विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दशमलव संख्या प्रणाली को पहली बार भारत गणित में दर्ज किया गया था, जो 10.1, 10.2 ये सारी चीजें। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा का एक संख्या, गणात्मक संख्या, अंकगणित और बीजगणित रूप में अध्ययन में प्रारंभिक योगदान दिया। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं जिसे भारत में और आगे बढ़ाया गया, और विशेष रूप से साइन और कोसाइन की आधुनिक परिभाषाओं को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। आइए बात करते हैं शकुंतला देवी जी की, जो एक भारतीय लेखक और मानसिक कैलकुलेटर थी, जिन्होंने मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रतिभा ने उन्हें 1982 के द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी थी। अंक और गिनती ये तो हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। ये तो हर जगह यूज ही होता है। इस असीम ब्रह्मांड में हर तत्व, जीव जंतु के साथ अंकों का गणित जुड़ा हुआ ही है। अब जैसे कितने प्लानेट हैं, हमारे सोलर प्लानेट हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, टाइम क्या आ रहा है, वो भी 3 बज रहे हैं, 30 तारीख है, हाइट कितनी है 4.5, रिपोर्ट कार्ड पास हो रहे हैं, पॉपुलेशन, जो भी सारी चीज़ें सब अंक गणित में होती हैं। गिनती सबके साथ जुड़ी रहती है। अब स्प्रेडशीट के प्रयोग से हम डाटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेंगे। संख्यात्मक डेटा जब छोटी मात्रा में हो तो उसे समझना और उसकी व्याख्या करना सरल प्रतीत होता है। जैसे हम आसानी से कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 1.32 करोड़ है, राघव की हाइट 5 फीट 14 इंच है, एक कार की लंबाई 13 फीट है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं और सबके वार्षिक परीक्षा के अंक नियमित से दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं किसी के 51 है, किसी के 50, किसी के 22, किसी के 25। तो इन सबको सॉर्ट करने के लिए आपको इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। चलिए आइए जानते हैं स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लाइब्रेरी ऑफिस है, गूगल शीट है, एक्सेट्रा, और भी आते हैं ये WPS ऑफिस वगैरह, ओपन ऑफिस, ये इन सब में जो भी एक्सेल का यूज होता है शीट, वो सब स्प्रेडशीट कहलाती हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं सेल एड्रेस है, जो कि सेल का एड्रेस बताती है कौन सा सेल है। अब इसमें फॉर्मूला बार है जहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे सम, एवरेज वगैरह निकालने के लिए। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं कॉलम है। कॉलम एक लंबा सा जो नीचे को जा रहा है, ये ब्लू कलर का, ये हर लाइन एक कॉलम होती है। और सेल होता है जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है। रो ये पीली वाली लाइन है जो लेटी हुई है, और कॉलम खड़ी हुई लाइन होती है। अब इसमें वर्कशीट दी हुई है, जो ये आप पूरी लाइनें देख रहे हैं, सेल वगैरह का पूरा इकट्ठा हुआ, ये सब वर्कशीट है। रोमन में हेडिंग लिखने के कारण उसे हेड रो कहा जाता है।
हर वस्तु की पहचान के लिए उसके एट्रीब्यूट्स की एक तय वैल्यू होती है जिसे डाटा कहते हैं। डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, कोई साउंड वगैरह भी हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि कक्षा 6 में हमने डाटा को टेबुलर फॉर्मेट यानी कि एक टेबल के रूप में लिखा था। अब ऊपर दिए गए डाटा को हमने हेडिंग के साथ ऑर्गेनाइज कर दिया है। परसेंटेज निकाली थी 45 बच्चों की, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन की, और उनके रोल नंबर हमने इस टेबल में लिख दिए हैं। ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, हजारों शब्दों की व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली एक चित्र होता है। इसका मतलब है कि हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन समझ में हम एक चित्र देख के उसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से वो क्या कहना चाह रहा है। स्प्रेडशीट में हम चार्ट्स ग्राफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट्स ग्राफ का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बनाने के लिए होता है। डेटा में पैटर्न और प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। पिक्चर ग्राफ जो होता है उसका यूज हम मैथ्स में डाटा एनालिसिस करने के लिए करते हैं। आइए इस प्रणाली का अध्ययन एक एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं और इसके फायदे जानते हैं। चलिए तो देखते हैं एक्टिविटी 1। राधेश्याम पुस्तक विक्रेता ने साप्ताहिक पुस्तक की बिक्री मतलब वीकली बुक सेल का डाटा नीचे दिया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में। अब इस डाटा को पिक्चर ग्राफ बनाएंगे। जो हमने ऊपर टेबल देखी थी उसके अनुसार हम प्रतिदिन डेली कितनी बुक बिकी है उसका प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमने बुक के चित्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। एक बुक 10 पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करेगी। एक बुक 10 पुस्तकों के बराबर होगी। ऊपर दिए निर्देशों के अनुसार राधेश्याम जी के लिए साप्ताहिक बिक्री के लिए एक पिक्चर ग्राफ तैयार किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेज लिखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये बहुत सारी बुक्स दिख रही हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया डाटा पिक्चोरियल फॉर्म में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि पिक्चोरियल या ग्राफिकल विधि डाटा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करती है। ये किसी भी भाषा की जानकारी से परे है। आप इससे विश्लेषण जल्दी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपको भाषा की नॉलेज होनी नहीं चाहिए। आप सीधे पिक्चर देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बुक ज़्यादा है। अब ग्राफ को समझते हैं और उसकी व्याख्या करना सीखते हैं। डेटा पैटर्न उसकी पहचान करना सीखते हैं। तो ग्राफ जो होता है वो एक डायग्राम है जो कि दो वेरिएबल को समकोण बनाते अक्ष जिसको हम एक्सेस बोलते हैं उसके बीच में संबंध स्थापित करता है। ग्राफ चार्ट का उपयोग डाटा को दर्शाने के लिए सबसे पहले 1785 में स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्र विलियम प्लेफेयर ने किया था। विलियम प्लेफेयर ने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट के रूप में इनका इस्तेमाल किया था। अब हम बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट के अलावा और भी बहुत तरीकों के बारे में जानेंगे जैसे स्कैटर चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट और डोनट चार्ट। चार्ट का चयन न्यूमेरिक संख्या डेटा के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। न्यूमेरिक डेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में इस प्रकार के पूर्णांक डाटा को गिना जा सकता है जैसे 1, 5, 7, 2, 3 जो भी है जिसमें डेसिमल वगैरह नहीं आता या कोई फ्रैक्शन नहीं आती। अब उदाहरण के तौर पर एक कक्षा में बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी की किताबों की संख्या। जो डिस्क्रीट डेटा है वो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट या फिर इनका प्रयोग हम डिस्क्रीट डाटा दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस डाटा क्या होता है? इस प्रकार का डाटा को नापा जा सकता है जैसे 5.5 इंच, 2.5 किलो, 101.5 डिग्री सेल्सियस। ये फ्रैक्शन या डेसिबल में लिखा जा सकता है जैसे कि तापमान, किसी का वजन, कोई इकाई। कंटिन्यूस डाटा हिस्टोग्राम से दर्शाया जाता है। स्प्रेडशीट में लाइन चार्ट, एरिया चार्ट का प्रयोग करते हैं। ग्राफ तो बहुत जगह यूज होते हैं। आपने देखा ही होगा ईसीजी या इलेक्ट्रोड कार्डियोग्राम देखा होगा आपने। उसका टेस्ट होता है एक ग्राफ के रूप में। हृदय की कार्यशैली दिखती है जिसमें स्वस्थ और अस्वस्थ होने की जानकारी देते हैं जो पल्स चलती है जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सिस्मोग्राफ के बारे में आप शायद जानते हो या ना भी जानते हो। सिस्मोमीटर जो धरती में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी अन्य कारण से आए छोटे से भी छोटे झटके का बल और अवधि को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा यह पेट्रोल की खोज और धरती की परतों की छानबीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं ग्राफ्स या चार्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चार्ट या ग्राफ इसके प्रकार होते हैं 5। पहला है बार चार्ट, दूसरा है पाई चार्ट, तीसरा लाइन चार्ट, चौथा एरिया चार्ट और पांचवा स्कैटर चार्ट। अब इसके बार चार्ट में भी दो ऑप्शन आते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल बार्स जिसको हम बार चार्ट कहते हैं
और दूसरा आता है वर्टिकल बार, जिसको हम जानते हैं कॉलम चार्ट के नाम से। स्प्रेडशीट में आपको निम्न चार्ट मिलेंगे। पहला उसमें कॉलम आता है, एक कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज श्रेणी अक्ष के साथ श्रेणियां दिखाती है और ऊर्ध्वाधर मान अक्ष के साथ मूल्य दिखाती है। कुछ श्रेणियों में वैल्यूज से तुलना करने के लिए या समय की अवधि में डेटा परिवर्तन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है लाइन। आंकड़ों के रुझान को समान अंतराल पर प्रदर्शित करने से तुलना करना आसान हो जाता है, जैसे दिन, महीने, तिमाही एक्सेट्रा को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाई की। पाई चार्ट मदों के योग के समान एक डेटा श्रृंखला में वस्तुओं के आकार को दिखाते हैं। एक पाई चार्ट में डेटा अंक पूरे पाई का प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बार की। बार चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच तुलना को दर्शाते हैं। एक बार चार्ट आमतौर पर ऊर्ध्वाधर श्रेणी अक्षों और क्षैतिज मान अक्षों के साथ स्थित श्रेणियां प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं एरिया की। प्लॉट किए गए मूल्यों का योग दिखाकर एक एरिया चार्ट में पूरे हिस्से का संबंध भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है स्कैटर। स्कैटर चार्ट आमतौर पर संख्यात्मक मानों को दिखाने और उनकी तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, सांख्यिकीय और इंजीनियरिंग डेटा। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए ग्राफ या फिर चार्ट। इसमें जो आप ये देख रहे हैं लेफ्ट में वाई एक्सिस होता है, ये 35, 55, 65, ये सारे जो परसेंटेज चलिए ये वाई एक्सिस होता है। और एक्स एक्सिस ये होती है इंडिपेंडेंट वैल्यू और वाई एक्सिस वाली होती है डिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये ऊपर नीचे जा सकती हैं एक्स एक्सिस वाली, जैसे 2001, 2011, 2015, 2016। ऊपर आप देख रहे हैं इंडिया लिटरेसी रेट 2016, ये चार्ट का टाइटल होता है और ये 75% ये बार की वैल्यू है। वाई एक्सिस जो है वो लिटरेसी परसेंटेज, साक्षरता का प्रतिशत दिखाता है, और एक्स एक्सिस दिखाता है वैल्यू, मतलब वर्ष, कौन सी कितनी वर्ष में क्या हुआ। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स एक्सिस था वो इंडिपेंडेंट था, यह स्वतः चर मान है, मतलब इसकी वैल्यू बदल सकती है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई एक्सिस वैल्यू, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है। जो हमारा एक्स था उसकी वैल्यू पे वाई डिपेंड करेगा। ऊपर दिए गए ग्राफ में हम वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू जो कि वर्ष पे है उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है साल के अनुसार लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता की प्रतिशत वैल्यू दिखाई गई है, इसलिए वाई एक्सिस डिपेंड करता है एक्स पे, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब एनालिसिस डेटा थ्रू ग्राफ। अब डेटा जो है उसका विश्लेषण करेंगे ग्राफ के द्वारा। अब इसमें बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या अन्य किसी चार्ट के रूप में एकत्रित किए गए और प्रदर्शित किए गए डाटा के अर्थ की व्याख्या करने का प्रक्रिया जो है वो डाटा एनालिसिस कहलाती है। आइए अब जानते हैं एनालिसिस डेटा थ्रू ग्राफ्स। ग्राफ्स के थ्रू हम डेटा का विश्लेषण करेंगे। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या अन्य किसी भी प्रकार के ग्राफ के रूप में हम एकत्रित किए गए डाटा को और जो दिखाया गया डाटा है उसके अर्थ की व्याख्या करने की प्रक्रिया को डाटा एनालिसिस कहते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ, जो ये एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जो हमारे एक इमेज देखेंगे आप, ये जिम कॉर्बेट पार्क की है। इस पार्क में जो ये जो इमेज है पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ टाइगर 2006-2010, तो 2 ईयर्स के बीच का कंपैरिजन कर रखा है, साल 2006 और 2010 के बीच का। चलिए तो अब इनकी विश्लेषण करते हैं। तो पहला नंबर पे जो आता है, पहले हम चार्ट का प्रकार देखेंगे, ये किस प्रकार का ग्राफ है या चार्ट है। तो हमने अध्ययन करके पाया कि ये कॉलम चार्ट या ग्राफ है। जो कॉलम होते हैं वो एक लंबे लंबे खंभे की तरह होते हैं। तो दूसरा ये देखेंगे कि ग्राफ क्या दर्शाता है। तो ग्राफ दर्शाता है कि बाघों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, इसमें जो देश की विभिन्न जगह है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं वो सारी जगह, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वगैरह, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल इस ग्राफ में वाई एक्सिस की रेखा अलग से नई बनाई गई है। इस बार पर लिखी वैल्यू का निरीक्षण कर हम ये समझते हैं कि डिपेंडेंट वैल्यू बाघ की गिनती है, कि जितने बाघ है वही सब डिपेंड करते हैं। अब आती है 5वें नंबर की, जो एक्स एक्सिस पर प्रत्येक रीजन के 2 अलग रंगों के बाल जो दिखा रहे हैं वो क्या दिखाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो एक तो 2006 लिखा है और दूसरा 2010 लीजेंड दिखाया है, जो दर्शाता है कि पहला बार 2006 साल का है और दूसरा बार 2010 की गिनती दिखाता है। अब हम देखेंगे 2010 में किन जगहों पर बाघ की संख्या बढ़ी है। तो ये जगह है शिवालिक,
गंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थर्न ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स। और सातवें में 2006 में सुंदरबन बाग में जनसंख्या कितनी थी वो देखेंगे। ऊपर दिए गए ग्राफ के अनुसार 2006 में सुंदरबन में बाघ की गिनती का पता नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर शून्य भी हो सकता है और बाघ नहीं थे हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ग्राफ में शून्य या कोई और सूचना जरूर दी गई होती। अब हम बात करेंगे 2010 में बाघ की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। ग्राफ में आखिरी दो बार्स टोटल दर्शाते हैं जिनकी वैल्यू इस प्रकार है। 2006 में 1411 थे, 2010 में 1706। 2006 के आंकड़ों को 2010 के आंकड़ों से घटाने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 1706 में से हम 1411 घटा देंगे तो 295 आता है। अब 2006 की तुलना में 2010 में बाघ की जनसंख्या में 295 बाघों की वृद्धि हुई है। अब चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। ग्राफ के उपयोग से संबंध स्थापित कर अनुमान लगाएंगे। राधे श्याम जी की आइसक्रीम की दुकान है और उन्हें दैनिक बिक्री के तापमान के लिए हिसाब से नीचे गए टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो कि स्प्रेडशीट में लिखने हैं और उनको बताना है। अब ये पहले तरफ तो टेम्परेचर है, दूसरी तरफ सेल ऑफ आइसक्रीम के कितनी सेल होती है जब टेम्परेचर इतना होता है, तो ये हम बनाएंगे ग्राफ के थ्रू या बार के थ्रू। अब जैसा आप देख सकते हैं पहले जो टेबल में दिया था उसको स्प्रेडशीट में बनाएंगे। टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर हेडिंग में लिख देंगे डेली की सेल्स। कॉलम ए और बी का दोनों को मर्ज करके ए बी में लिख देंगे डेली सेल पहले कॉलम में। अब टेबल वाला डाटा सारा हर कॉलम में लिख देंगे। अब उसमें एक इंसर्ट और ग्राफ करेंगे स्प्रेडशीट में। तीसरा स्टेप होगा कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और चौथे स्टेप में चार्ट टैब दिए होंगे, उसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट होंगे, उसमें हम अपने हिसाब से कोई भी एक चार्ट चुन के कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब जो कि हमने कॉलम पर क्लिक किया था तो स्टेप 4 में हम देख सकते हैं ये इंसर्ट के नीचे कॉलम आ रहा है, ब्लू येलो रेड कलर का एक बार साथ है इसमें, और इसमें फिर हम 2D कॉलम चूज़ कर लेंगे या 3D जैसे भी हमें चाहिए। फिर स्टेप 5 की तरफ चलेंगे, कॉलम पर क्लिक करके नीचे दिए गए ऑप्शन जो मिले हैं उसमें हम अपनी पसंद का कोई भी चार्ट चुन लेंगे और छठा ऑप्शन में कॉलम चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अभी हमारा कॉलम बार जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं हमने हेडिंग दी थी डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़, ये हेडिंग आ गई, और लीजेंड हमने दिए थे डेली सेल्स ऑफ राधे श्याम सेल ऑफ आइसक्रीम रुपीज़ में, वो भी आ चुका है। जो डाटा हमने इंसर्ट करा था 15 डिग्री से टेम्परेचर के नीचे जितनी सेल होती है उतना पहला बार बन गया है। फिर दूसरा 15 से 24 के बीच में जितना है वो उतना है 500 और 1000 के बीच में। इसी तरीके से पूरा ग्राफ ये बन जाता है। अब जैसे कि हमने देखा है चार्ट में कुछ कमी है, जैसे हेडिंग डिजाइन हमारे अनुसार नहीं है, एक्स है और वाई एक्सिस टाइटल भी नहीं है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए हम कुछ स्टेप में चलते हैं, देखते हैं एडिटिंग है। चार्ट एरिया को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 होगा हेडिंग बदलने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होगा और उपयुक्त हेडिंग लिखनी होगी जो भी हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया है डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़। अब बने हुए चार्ट को क्लिक करने पर चार्ट टूल्स आपको डिजाइन टैब में ऊपर की तरफ दिखाई देगा। जो हमारा टाइटल बार और मेनू बार है उसके नीचे हमारा जो आपका चार्ट टूल था वो सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं जिसमें हम डिजाइन का विवरण बदलने के लिए अपने डेटा ऑप्शन में से सेलेक्ट डाटा पर क्लिक करके नीचे दिए गए डायलॉग बॉक्स को देख सकते हैं। अब हमने इसमें पहला देख सकते हैं आपके एडिट करना है और या फिर चेंज करना है अपने जो लीजेंड था उसमें, उस पर क्लिक करेंगे और उसको एडिट कर देंगे। फिर दूसरा सेट था कि चार्ट डाटा रेंज, जो रेंज है वो कौन सी सीट से कौन तक है वो लिखेंगे। अब उसमें दूसरा ऑप्शन ये आ रहा था कि जिस सेल में सीरीज़ का नाम है उसे क्लिक करने के लिए उसमें लिखा टेक्स्ट लेजर एंट्री बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम इन रुपीज़। और तीसरा ऑप्शन इसमें यह है कि ओके क्लिक करने पर सीट 1 के B2 सेल जो हमने B2 दे रखा है उसमें उसकी वैल्यू सीरीज़ का नाम बन जाएगा। अब देख सकते हैं आप जैसे लीजेंड का टेक्स्ट चेंज हो गया है। चार्ट का लेआउट हमने दूसरा दे दिया है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी देखने को मिल रहा है। तो स्टेप 3 में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल चार्ट में लिखने के लिए आपको चार्ट लेआउट जो कि चार्ट टूल्स में तीसरे नंबर पे थी उस पर क्लिक करके अपना लेआउट चुन लेंगे। तो जैसा आप ये राइट साइड में देख रहे हैं रेड कलर का बॉक्स, तो ये वाला चूज़ करा है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर टाइटल लिखने के लिए उस पर डबल क्लिक करके एडिट करेंगे। जो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है और यहाँ पे एक्सिस का टाइटल, तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो एडिट होने की ऑप्शन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल चेंज हो गया। हमने एक्स एक्सिस में क्या करा था, टेम्परेचर लिख दिया था, वाई एक्सिस में आइसक्रीम की सेल लिख दी थी।
आइए अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। चार्ट स्टाइल जो कि 4 नंबर से दर्शाया गया है, इसका प्रयोग चार्ट के बार का रंग बदलने के लिए किया जा सकता है। तो देखते हैं रंग कैसे बदलेंगे इसका। देखिए हमने उस पर क्लिक किया था तो उसके हिसाब से हमारा ये ऑरेंज कलर का हो चुका है, जो स्टेप 4 में हमने शुरू में देखा था। अब हम एक्टिविटी 4 करके देखेंगे। एक्टिविटी 3 में जो हमने चार्ट बनाया था कॉलम चार्ट, उसको अब हम लाइन चार्ट में बदलेंगे। वही सेल आइसक्रीम वाला जो चार्ट था उसी को करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं स्टेप 1 ग्राफ चार्ट जो हमने बनाया उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चार्ट टूल्स में से चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे, जो ये 3 बार से आप देख रहे हो ऊपर स्क्रीन पे। इस पर क्लिक करने से तो हमारा तीसरा स्टेप खुल जाएगा। चार्ट टाइप डायलॉग में से एक चार्ट चुनेंगे, हम लाइन चार्ट चुनेंगे जो कि हमें बनाना था। अब जैसे कि देख रहे हैं आप स्टेप 3 में हमने लाइन चार्ट चूज़ करा है, तो जो हमारा लाइन का चार्ट टाइप है वो बदल जाएगा। पहले हमारा बार में था, कॉलम खड़े थे, लेकिन अब ये एक सीधी लाइन आ गई जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं। अब हम इस ग्राफ का अध्ययन करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। राधे श्याम जी की सबसे ज़्यादा बिक्री किन महीने में होती है? तो जो भी गर्मी के महीने होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें होगी। 32 डिग्री तापमान में राधे श्याम जी की बिक्री कितने रुपए की हो सकती है? तो 32 डिग्री तापमान में राधे श्याम जी की बिक्री 1100 से 15 रुपये तक की हो सकती है। और वो कौन सा मौसम है जिसमें राधे श्याम जी किसी पार्ट टाइम काम में भी लग सकते हैं? तो सर्दियों के मौसम में राधे श्याम जी किसी पार्ट टाइम काम में भी अपना समय लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में हम देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ICT दिल्ली को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सकें।